हेलो दोस्तों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली में सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 36 को हल करने जा रहे हैं, धातु एवं अधातु। यहाँ पर इस वर्कशीट में कुछ अब तक की जो पिछली वर्कशीट थी उनके क्वेश्चन से दे रखे हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ये यौगिक जल में भी विलेय है। ये तत्व है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है यहाँ पर, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें ऐसे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और अधात्विक की अम्लीय। तो यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। अधातु जो विद्युत की सुचालक है, यहाँ पर देखिए आयोडीन, कार्बन, हीरा ये तो नहीं है, केवल ग्रेफाइट अधातु है, पर फिर भी विद्युत की सुचालक है क्योंकि इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की बनी हुई है कि इसके परतों के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए जगह होती है। तो इस वजह से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। दोस्तों, पिछले वर्कशीट में हम इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, प्लेटिनम, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इनका इस प्रकार से अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। तो आपको पता है होना चाहिए यहाँ पर थोड़ा कि सक्रियता श्रेणी में इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में तो यहाँ पर पूछा गया कि कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता श्रेणी के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। तो पहले आएगा इसमें सिल्वर, फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा एल्यूमिनियम। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है? अभी मैंने बताया दोस्तों कि अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में हम इन धातुओं को फिट करते हैं तो उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है अभिक्रियाशील धातु अपने से अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। अब देखो दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। देखो, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम मैंने अभी बताया आपको कि पिछली वर्कशीटों में जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से ये क्वेश्चन बने हैं। तो अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों ऋण आयन होगा। फिर देखिए आगे, कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी किसी एक धातु का नाम बताइए। ऐसी धातु है सोना है, चांदी है, ये धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है एल्यूमिनियम, और अधातु होती है ऑक्सीजन। किसी तत्व, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व यहाँ पर Z बराबर 16 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 286 है। तो आपको पता है इसका ऑक्टेन अष्टक पूर्ण नहीं है, तो आपको पता है या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। ठीक है, तो यहाँ पर यह 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आपको पता है
बाहरी अष्टक में अष्टक पूर्ण करने का जो नियम है उसके आधार पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ना कि ये 6 त्यागेगा, क्योंकि उसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में कम होगी, इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूर्ण होते हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं इधर लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण को पूरा कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर आयरन है Fe+H2O, इसकी जब लोहे की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो Fe3O4 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है और H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसी प्रकार से देखिए मैं दोस्तों इसको आपको यहाँ पर इसका वो लिख के बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर इसमें क्या बनेगा, Fe3 Fe3O4, यहाँ पर Fe3O4 बन रहा है, Fe3O4। और आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देखो कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम OH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन मुक्त होगी। फिर है देखिए पोटेशियम प्लस जल, तो इसकी अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यहाँ पर KOH बनता है, यहाँ पर क्या बनता है KOH बनता है। तो आपको पता है इसमें फर्स्ट में बन रहा है Fe3O4, सेकेंड में बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और थर्ड में बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सभी में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। जब प्राय धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त तनु HNO3 के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसका लिखित एक पेज भी इसके साथ में डालूंगा, पर अभी समझिए यहाँ पर कि इसमें क्या है। नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, तो जैसे ही धातु तथा और तनु नाइट्रिक एसिड के बीच अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, जैसे जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है धातु और तनु नाइट्रिक एसिड के बीच में अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और HNO3 इसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ पर दोस्तों HNO3 हाइड्रोजन गैस को पानी में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं NO2 NO या N2O में बदल जाता है। इसी कारण मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया जा गया है, उनका देखिए दोस्तों इसको मैं साइड में करता हूँ। देखो यहाँ पर देखिए आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और एक स्विच दिया गया है। इनका उपयोग, अब देखिए इसमें ए है, इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूने के बीच विभेद कैसे कर सकते हैं। अब देखिए धातु, हम हथौड़ा से क्या करेंगे, धातु को पीटेंगे तो वो एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और अधातु को पीटेंगे तो वो टुकड़ों में बदल जाएगी। इस प्रकार से हम हथौड़े के द्वारा धातु और अधातु को पीटकर इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, इनमें भेद कर सकते हैं।
उसी प्रकार आगे है बैटरी, बल्ब और तार और स्विच से हम एक परिपथ बना सकते हैं, विद्युत परिपथ बना सकते हैं। और जो धातु होगी उसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और अधातु है उसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। इस प्रकार से हम धातु और अधातु में यानी कि विभेद कर सकते हैं कि धातु सुचालक होती है और अधातु कुचालक होती है। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में ही अभिक्रिया, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल मुक्त उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम उदाहरण देते हैं जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं, इस कारण इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कारण बताइए। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। देखिए दोस्तों, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है क्योंकि तांबा गर्म जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात गर्म जल के साथ में अभिक्रिया कर जाता है क्योंकि इस्पात लोहे का मिश्रण से बनी हुई मिश्र धातु होती है जो गर्म जल भाप के साथ में लोहा अभिक्रिया करता है। इस वजह से इस्पात का नहीं बनाया जाता। गर्म जल का टैंक तांबे का बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन है, आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है क्योंकि सोना और चांदी का उपयोग इस वजह से किया जाता है कि ये दोनों ही चमकदार और मुलायम, तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें आघात वर्धे का गुण पाया जाता है तथा ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होती है। इस वजह से सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। दोस्तों, इनको तेल के अंदर, केरोसिन के अंदर रखा जाता है क्योंकि ये वायु के साथ में, जल के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं। और जैसे कि सोडियम को ऑक्सीजन के संपर्क में, उसको पानी के संपर्क में आने पर ये जल उठता है। पोटेशियम को जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो ये अभिक्रिया कर बैठता है। इस वजह से इनको तेल में, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ में हम गर्म करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, पर यदि मैग्नीशियम के साथ में हम इसे गर्म करते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होगी तथा जिंक ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम इसको विस्थापित कर देगा, कॉपर के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर जिंक से अधिक अभिक्रियाशीलता पाई जाती है, किसकी? मैग्नीशियम, इससे अधिक क्रियाशील होती है, इस वजह से मैग्नीशियम जिंक को विस्थापित कर देती है। फिर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता, मैग्नीशियम के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता। और फिर देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि मैग्नीशियम इनसे कम अभिक्रियाशील है, इस वजह से यह अभिक्रिया नहीं करता। फिर देखिए कॉपर ऑक्साइड जिंक को विस्थापित कर देता है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या करता है? जिंक को विस्थापित कर देता है। और मैग्नीशियम को भी विस्थापित कर देता है, विस्थापित अभिक्रिया होगी यहाँ पर। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में जिंक विस्थापित कर देता है इसको, कॉपर को। फिर मैग्नीशियम भी कॉपर को विस्थापित कर देता है, इस वजह से यहाँ पर भी विस्थापित अभिक्रिया होगी। और कॉपर
यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि इसके साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम, जब जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ होता है तो मैग्नीशियम इसे विस्थापित कर देता है। यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर विस्थापित अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापित अभिक्रिया होगी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित अभिक्रिया होगी। तो इसमें विस्थापित अभिक्रिया होगी। यहाँ पर कॉपर इसमें कॉपर के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ओके, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं इधर। इसमें जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया, इसमें कुछ अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कॉपर के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इधर देखिए यहाँ पर विस्थापन, कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी और यहाँ पर भी विस्थापन अभिक्रिया होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ऑप्शन है इसमें, जिसकी आघात वर्ध्यता सबसे अधिक होती है। अब देखो आपको पता है सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्यता किसकी होती है? सोना की होती है। सोना को हम बिल्कुल बहुत ही बारीक से बारीक चादर बना सकते हैं। तो इसमें सोना में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्यता जानते हो किसे कहते हैं? यह आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है। किसी धातु को पीट कर चद्दर बना देना आघात वर्ध्यता कहलाती है। ये गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सोने में पाई जाती है। ओके, इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो और बढ़ते हैं। जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है? ऊष्मा की और विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक चांदी की पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा करंट दौड़ता है, इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा भी दौड़ती है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, देखिए हाँ, इसका 7 क्वेश्चन का सी ऑप्शन, जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। इनको हमें केरोसिन के अंदर रखा जाता है। इस वजह से ऐसी दो धातुएं हैं, कौन कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी काफ़ी मांग है? देखो दोस्तों, एल्यूमिनियम एक तो विद्युत का सुचालक होता है, पानी के साथ अभिक्रिया कम करता है, कम अभिक्रियाशील है और हल्का वजन पाया जाता है। इन सभी कारणों से और एक एल्यूमिनियम की प्रचुरता, यानी कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने की प्रचुरता भी पाई जाती है, प्रचुरता भी होती है, ये अधिक मात्रा में भी पाया जाता है, जो आपने पहले इन क्वेश्चनों में देखे। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर देखिए आप उभयधर्मी, और एक क्वेश्चन आया था आपके देखो दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो यहाँ पर क्या था? एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम दोस्तों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए, ये 9वां क्वेश्चन में है एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये एक प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है, इस वजह से इसको दोस्तों उद्योगों के लिए जगत में इसकी काफ़ी मांग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है, वह एक क्षारीय लवण देता है जिसका आणविक सूत्र XOH है। वह गैस जेड का निष्कासन करता है, यह आसानी से आग पकड़ लेता है। तो XYZ को पहचानिए। आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि सोडियम वो धातु है जिसको जैसे ही हम बाहर रखते हैं या पानी के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आती है, तो वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये X धातु कौन है? यहाँ पर सोडियम है। और सोडियम किसके साथ में? आपको पता है, सोडियम जल के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और ऊष्मा भी देती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा
कि X कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन वो सोडियम गैस, सोडियम धातु है। X धातु क्या है, सोडियम धातु है, और XOH बनाती है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। गैस Z का रिस्कशन करती है, Z क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर X हो गया सोडियम, Y यहाँ पर Y में क्या है NaOH, और Z क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आपको देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है। तो आपको पता है यहाँ पर 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अणु है, तो Na2O होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, Na2, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, Na2, यहाँ पर मैंने लिख दिया Na2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस क्या होगा, माइनस, इसमें इसको ये एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ, तो यहाँ पर ये -2 की जरूरत है, और यहाँ पर प्लस, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, सोडियम के 2 अणु हैं यहाँ पर, तो एक ये देगा, एक देगा, तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँच जाते हैं, किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धातु में क्या है, यहाँ पर धातु है सोडियम, धातु क्या है, सोडियम, और अधातु क्या है, O2, ऑक्सीजन। ऋणायन धनायन, आपको पता है धनायन कौन है, जो धन देता है या इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम है, और ऋणायन कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है जो इसे ग्रहण करता है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हुए। अब आगे आ जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 2 परमाणुओं A और B से बनने वाले यौगिक के निर्माण में A 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और B 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। A B के बीच बनने वाले आबंध की प्रकृति क्या है, आपको पता है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, 1 ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो आयनिक आबंध यानी आयनिक बंध होगा। कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध होगा। और बनने वाले इस यौगिक का सूत्र भी सुझाइए। अब आपको पता है यहाँ पर बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा, बनने वाले यौगिक का सूत्र देखिए आप यहाँ पर, कि आपको पता है यहाँ पर एक तो 2 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर A और B है, तो A और B है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर AB2 बनेगा। क्या बनेगा, AB2। जैसे कि आपको पता है अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन था Na2O था, उसी प्रकार से वहाँ तो Na2O था, पर यहाँ पर AB2 है, तो यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम MgCl। आपको पता है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर MgCl, तो इस यहाँ पर Cl2, ठीक है, तो मैग्नीशियम है यहाँ पर, मैग्नीशियम क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 लेगा ये, इसको क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जिसके ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2+ है होता, और ये 1, तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 देगा, ये तो 1 हो जाएगा। इस वजह से MgCl2 क्या बनता है, MgCl2। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, A और B से बनने वाले इस यौगिक का सूत्र भी सुझाइए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। फिर देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये मैंने उदाहरण दिया है इसका आपको A और B से बनने वाले इस यौगिक का सूत्र भी सुझाइए। सूत्र होगा AB2 होगा। और इसी प्रकार बनने वाले MgCl2 अणु के निर्माण का वर्णन कीजिए। तो MgCl2 अणु का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ये क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार से 2 अणु इससे जुड़ जाते हैं, मैग्नीशियम से 2 अणु जुड़ जाते हैं, 2 बंध बना लेते हैं इसे, तो MgCl2 का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, ये पिछली वर्कशीट में आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया गया था। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करता है। दोस्तों पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि कोई भी
आणविक यौगिक जब सॉलिड अवस्था में होता है, सॉरी दोस्तों, कोई भी आणविक यौगिक यदि सॉलिड अवस्था में होता है तो वो विद्युत का चालन नहीं करता, वो लिक्विड अवस्था में ही विद्युत का चालन करता है, क्योंकि ठोस अवस्था में उसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के लिए जगह नहीं पाई जाती, अणु की गति नहीं हो पाती, इस वजह से वो विद्युत का चालन नहीं करता। लिक्विड अवस्था में वो उनके अणुओं की गति मिल जाती है और उनको जगह मिल जाती है, इस वजह से वो चालन करता है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। संचालन करता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का गलनांक उच्च क्यों होता है? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन आणविक बंध के कारण या आयनिक बंध के कारण NaCl का गलनांक उच्च होता है, क्योंकि बहुत ही मजबूती से बंध, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण इनके मध्य पाए जाने वाला बंध बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, इसके कारण इनका गलनांक भी उच्च होता है। NaCl एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिकों के मध्य पाए जाने वाला बंध मजबूत होता है, इस वजह से इसका गलनांक उच्च होता है। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़े क्वेश्चनों में से दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर बताइए। तन्यता, आपको पता है तन्यता किस में पाई जाती है? धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती। आघात वर्ध्यता का गुण भी, तन्यता क्या होता है? तन्यता होता है किसी धातु को एक तार के रूप में बढ़ा देना। तो सर्वाधिक तन्यता किस में पाई जाती है? सोने में पाई जाती है। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है चद्दर बनाना, तो ये केवल धातु में पाई जाती है, सबसे अधिक होती है सोने में। घनत्व, आपको पता है घनत्व धातुओं का अधिक होता है, ठीक है। रूप यह धातुएं चमकीली चमकदार होती है और अधातुएं ये खुरदरी और कम चमकदार होती है। विद्युत, यानी कि धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है दोस्तों। फिर है एक्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चनों में से थर्ड क्वेश्चन है, नंबर 3 क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया HNO3 प्लस HCl यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। ये 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। ये कठोर से कठोर धातु को भी पिघला देता है, ये सोने को भी बिल्कुल पिघला देता है, यानी कि इसे सोना एक्वा रेजिया के द्वारा सोने को भी पिघला के बिल्कुल मिलाया जा सकता है। तो एक्वा रेजिया एक तरह से ये राजा धातु भी कहते हैं, राजा मिश्रण, ताज़ा मिश्रण होता है, ये अम्लराज कहते हैं, इसे अम्लराज तैयार किया जा सकता है। इससे HNO3 और HCl का 1:3 के अनुपात में मिश्रण होता है एक्वा रेजिया। धातुओं की अन्य लवण विलीनों के साथ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। देखो धातुओं की अन्य लवणों विलीनों के साथ में भी अभिक्रिया करते हैं, यानी लवण और जल का निर्माण करते हैं। आपको होता है धातुओं की अभिक्रिया इनके साथ, आपको पिछली कक्षाओं में मैंने अच्छी तरह पढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।